नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है जर्मनी का एकीकरण। चलिए इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। जर्मनी विभिन्न भौगोलिक इकाइयों में बटा हुआ था और उस पर ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था। नेपोलियन ने जब साम्राज्यवादी विस्तार करते हुए जर्मनी राज्यों पर नियंत्रण स्थापित किया तो वहाँ राजनीतिक प्रशासनिक एकता कायम हो गई। किंतु नेपोलियन के पतन के पश्चात यूरोपीय व्यवस्था ने जर्मन राज्य को पुनः भौगोलिक इकाइयों में बांटकर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व स्थापित कर दिया। ये यूरोपीय व्यवस्था वही है जो मैंने पिछले लेक्चर में जिक्र किया था। इन क्षेत्रों में मेटरनिक की कार्लसवाद की योजना लागू हुई, जिसके तहत राष्ट्रवाद, जनतंत्र, स्वतंत्रता जैसे मूल्यों पर अंकुश लगाया गया। अब चलिए इसके बाधक तत्वों पर बात करते हैं। जर्मन राज्य आर्थिक सामाजिक विषमता से युक्त थे, तो साथ ही जर्मनी का कुलीन भूस्वामी वर्ग भी एकीकरण में बाधक था, क्योंकि एकीकरण से इनके आर्थिक हित बाधित हो जाते थे। जर्मनी में अनेक छोटे बड़े राज्यों की उपस्थिति एक बाधक थी और जर्मनी में ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था, जो राष्ट्रवाद का एकीकरण का विरोधी था। अब आते हैं इनके सहायक तत्व पर, जो कि सबसे पहला फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन। नेपोलियन ने साम्राज्यवादी विस्तार के क्रम में ऑस्ट्रिया को पराजित कर उसके अधीन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और विभिन्न जर्मन राज्यों को मिलाकर राइन संघ की स्थापना कर दी, जहां एक समान राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। इस तरह जर्मन वासियों को राजनीतिक प्रशासनिक एकता प्रदान की गई। नेपोलियन ने जर्मन राज्यों में भी महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की करते हुए जर्मन राज्यों का इंग्लैंड से व्यापारिक संबंध अवरुद्ध किया, तो दूसरी तरफ जर्मनी के परंपरागत उद्योग स्थानीय आवश्यकताओं को की पूर्ति में सक्षम नहीं थे। अतः वहाँ कारखाना प्रणाली के विकास को बढ़ावा मिल गया और एक सक्षम पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ, जिसने एकीकरण में अपनी भूमिका निभाई। नेपोलियन के माध्यम से जर्मन राज्य भी फ्रांसीसी क्रांति की राष्ट्रवादी भावना का प्रसार हो गया। किंतु दूसरी तरफ जब नेपोलियन ने राइन भूमि पर फ्रांसीसी नियंत्रण स्थापित किया तो जर्मन जनता का अपमानित हो गई और उसकी राष्ट्रवादी भावना आहत हुई। फलतः राष्ट्रवादी भावना के क्रमिक विकास में एकीकरण का आधार तैयार किया गया। इस तरह नेपोलियन ने अनजाने में जर्मन के एकीकरण का आधार तैयार कर दिया। इस संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि नेपोलियन ने इन देशों के प्रति उस राजकुमार की तरह काम किया जिसने जंगल में सोई हुई राजकुमारी को जादुई छड़ी से जगा दिया था। अब आते हैं दूसरे वाले पे, जो कि है जोलवेरिन। इसको चुंगी या आर्थिक संघ भी कह सकते हैं। 1819 में जर्मनी में चुंगी संघ की स्थापना हो गई थी, जिसका नेतृत्व प्रशा ने किया। इस संघ में अनेक जर्मन साम्राज्य शामिल थे, जिन्होंने एक समान व्यापारिक नीतियों का निर्माण किया। फलतः व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। इस आर्थिक एकीकरण ने राजनीतिक एकीकरण में बाधक क्षेत्रीय एवं राजकीय भावनाओं को कम किया और एकीकरण को बढ़ावा मिला। क्योंकि आर्थिक एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में हो रहा था, अतः राजनीतिक एकीकरण का नेतृत्व भी प्रशा के हाथों में ही चला गया। अब अगले सहायक तत्वों पर चलते हैं, जो कि है कोयला और लौह की भूमिका। कोयला और लौह ने जर्मनी के एकीकरण का भौतिक आधार तैयार किया। वस्तुतः कोयला लोहा आर्थिक विकास के आधारभूत तत्व हैं। प्रशा में कोयला और लोहा की खानें मौजूद थी, अतः यूरोप में औद्योगिक विकास से प्रेरित होकर भी औद्योगिकरण हुआ। परिवहन साधनों के मशीनीकरण हुए। इसी क्रम में रेलवे का विकास हो गया। इसी से जर्मनी राज्य एक दूसरे से जुड़ने लग गए। इससे आवागमन आसान हो गया, गतिशीलता बढ़ गई और राष्ट्रवादी भावना मजबूत हो गई। इस तरह जोलवरिन ने जहां आर्थिक बाधाओं को दूर किया, वहीं रेलवे ने प्राकृतिक भौगोलिक बाधाओं को दूर कर एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। अब अगले सहायक तत्वों पर पहुंचते हैं, जो कि है पूंजीपति वर्ग की भूमिका। औद्योगिक विकास से जिस पूंजीपति वर्ग का उद्भव हुआ है, वह एकीकरण का समर्थक बन गया। वस्तुतः यह वर्ग इंग्लैंड के समान आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहता था और इसके लिए उपनिवेश प्राप्ति पर बल देता था। किंतु यह तभी संभव था जब जर्मनी एकीकृत होकर शक्तिशाली बने। इसलिए यह पूंजीपति वर्ग एकीकरण का समर्थक बन गया। अगले सहायक तत्वों पर चलते हैं, जो कि है बौद्धिकों की भूमिका। हीगेल, ईट, विकेट जैसे विचारकों ने एकीकरण का आधार तैयार किया। वस्तुतः हीगेल ने राज्य का सर्वोच्च सिद्धांत दिया। इसी से प्रेरित होकर बिस्मार्क एकीकरण की दिशा में आगे बढ़ता गया। इस तरह लेखकों व कवियों ने अपनी रचनाओं ने
रचनाओं के माध्यम से लोगों में राष्ट्रवादी भावना को तीव्र किया, जिससे कि एकीकरण का आधार तैयार हो गया। अगले सहायक तत्व पर चलते हैं, जो कि है रक्त एवं लौह की नीति। बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति एवं युद्ध के माध्यम से ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस को पराजित कर एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। यहाँ इटली के एकीकरण के इस रूप का में भिन्नता दिखाई पड़ती है कि इटली में जनमत साम्राज्य के माध्यम से एकीकरण का कार्य पूरा हुआ था। अब आते हैं एकीकरण की प्रक्रिया, जिसको दो भागों में बांटकर देखा जा सकता है। एक पहला तो है बिस्मार्क का दृष्टिकोण, दूसरा है रक्त और लौह की नीति, जिसको विभिन्न युद्ध भी हुए थे जिसमें। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं बिस्मार्क का दृष्टिकोण क्या था। जर्मनी के एकीकरण के प्रयास ठोस रूप में 1861 में प्रशा के शासक विलियम फर्स्ट के बनने के साथ शुरू हो गए थे। इसने प्रशा को शक्ति संपन्न बनाने के लिए क्षत्रियकरण पर बल दिया। इसी क्रम में उसने प्रशा की संसद से धन की स्वीकृति लेना चाहा, जिसे संसद ने अस्वीकार कर दिया। अतः शासक विलियम फर्स्ट ने बिस्मार्क को सेना के गठन की योजना सौंपते हुए प्रशा का चांसलर नियुक्त कर दिया। इस अवसर पर बिस्मार्क ने कहा कि संसद के इस संघर्ष में श्रीमान मैं स्वयं नष्ट हो जाऊंगा, किंतु आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। बिस्मार्क ने शक्ति के बल पर उच्च सदन से ही धन संबंधी प्रस्ताव पारित करवाकर सेना का पुनर्गठन किया और उसे यूरोप की एक सक्षम सेना बना दिया। बिस्मार्क यथार्थवादी राजनीतिज्ञ था। उसने कहा कि जर्मनी का एकीकरण बौद्धिकों, भाषणों, आदर्शों एवं बहुमत से नहीं, बल्कि रक्त और लौह की नीति से होगा। जर्मन जनता प्रशा के उदारवाद की ओर नहीं, बल्कि शक्ति की ओर देख रही है। इसलिए शक्ति के बल पर ही एकीकरण का कार्य पूरा किया जाएगा। बिस्मार्क को यूरोपीय राजनीति की गहरी समझ थी। उसका मानना था कि यूरोपीय शक्तियां जर्मनी का एकीकरण नहीं चाहेंगी, क्योंकि एकीकृत जर्मनी शक्ति संतुलन के लिए खतरा है। अतः बिस्मार्क ने युद्ध नीति पर बल देते हुए एकीकरण की योजना बनाई। बिस्मार्क की नीति थी कि युद्ध से पहले शत्रु को मित्र विहीन कर दो और युद्ध के लिए अवसर की तलाश करना था उसका। वह चाहता था कि शत्रु पहले आक्रमण कर दे, ताकि अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति उस राज्य को प्राप्त हो जाए जिस पर आक्रमण हुआ है। इस तरह अपनी रक्त व लौह की नीति के तहत कार्य करते हुए उसने 3 युद्ध किए और एकीकरण पूरा किया। अब आइए अगले एकीकरण की प्रक्रिया के अगले पड़ाव पर चलते हैं, जो कि है 3 युद्ध, जो कि विभिन्न युद्ध हुए थे डेनमार्क, सेडान, सेडोवा। सबसे पहला है डेनमार्क से युद्ध। जर्मन प्रदेश एवं होल्स्टाइन के मुद्दे पर डेनमार्क के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की। वस्तुतः यह क्षेत्र जर्मनी के उत्तरी भाग में डेनमार्क एवं जर्मन प्रदेशों के बीच स्थित थे और डेनमार्क का इन क्षेत्रों पर प्रशासनिक नियंत्रण था। किंतु 1863 में डेनमार्क ने इन क्षेत्रों को अपना राज्य घोषित कर दिया। इसी क्रम में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर युद्ध में डेनमार्क को पराजित किया। तत्पश्चात इन क्षेत्रों के संबंध में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ गेस्टाइन समझौता किया, जिसके तहत स्लेसेविक प्रशा को तथा होल्स्टाइन ऑस्ट्रिया को मिला। वस्तुतः स्लेसेविक में जर्मन अन्य जातियां निवास करती थी, जबकि होल्स्टाइन में शुद्ध जर्मन जाति निवास करती थी। इस होल्स्टाइन क्षेत्र को ऑस्ट्रिया को देकर बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ भावी युद्ध के बीज बो दिए थे। दरअसल होल्स्टाइन में रहने वाली जर्मन जाति की राष्ट्रवादी भावनाओं को उग्र कर उसने ऑस्ट्रिया के साथ टकराव की स्थिति पैदा की। इसी क्रम में सेडोवा का युद्ध हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया पराजित हुआ। इस दृष्टिकोण से गेस्टाइन समझौते को बिस्मार्क की कूटनीति क्षमता का प्रमाण माना जाता है। अब चलते हैं दूसरे युद्ध पर, जो कि है ऑस्ट्रिया से युद्ध। अपनी नीति के तहत बिस्मार्क ने युद्ध से पूर्व ही शत्रु को मित्रविहीन बनाया। वस्तुतः पोलैंड में हुए विद्रोह के संदर्भ में बिस्मार्क ने रूस का पक्ष लिया था, अतः रूस को अपना मित्र बनाकर युद्ध के लिए तटस्थ किया। इसी तरह फ्रांस के नेपोलियन थर्ड से मिलकर उसे ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध के दौरान तटस्थ रहने के लिए तैयार किया गया। इटली को वेनेशिया दिलवाने का आश्वासन देकर युद्ध के दौरान तटस्थ रहने को कहा। साथ ही मुक्त व्यापार की नीति के कारण इंग्लैंड का जनमत भी प्रशा के पक्ष में था, अतः इंग्लैंड को भी तटस्थ किया गया। होल्स्टाइन के मुद्दे पर ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध शुरू किया, जहां बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर उससे प्राग की संधि की। इस संधि के तहत ऑस्ट्रिया ने उत्तरी जर्मन राज्यों का प्रशा के साथ एकीकरण स्वीकार किया और होल्स्टाइन ने के प्रशा के नियंत्रण को मान्यता दे दी। वेनेशिया पर पिडमॉन्ट का नियंत्रण स्वीकार किया।
इन परिणामों के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की नहीं बल्कि फ्रांस की पराजय हुई। वस्तुतः यह यहाँ फ्रांस की कूटनीतिक पराजय मानी जाती है। इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए पहला, फ्रांस यूरोप की महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति था, किंतु इस विजय के उपरांत अब शक्ति का केंद्र पेरिस से बर्लिन यानी कि जर्मन पहुंच गया। दूसरा, इसी तरह फ्रांस के नेपोलियन थर्ड का विचार था कि सेडोवा का युद्ध लंबा चलेगा और उस समय शक्ति संतुलन के सूत्र अपने हाथों में रखकर उचित समय में हस्तक्षेप कर अपनी शर्तों के आधार पर किसी पक्ष को सहायता देकर वह फ्रांस के लिए जर्मन प्रदेश की रायन भूमि प्राप्त करेगा। इससे फ्रांस में उसकी प्रतिष्ठा स्थापित होगी। किंतु फ्रांस के हस्तक्षेप के बिना ही प्रशा में ने मात्र 7 सप्ताह में ही युद्ध जीत लिया। ऑस्ट्रिया को पराजित कर प्राग की संधि के तहत उत्तरी जर्मन राज्यों का एकीकरण किया गया। अतः फ्रांस के नेपोलियन थर्ड की इच्छा अधूरी रह गई। इसलिए युद्ध के पश्चात फ्रांस के समाचार पत्रों में नेपोलियन थर्ड की आलोचना भी होने लगी और वह स्वयं प्रशा से बदला लेने के लिए उग्र हो गया। इसलिए सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय को फ्रांस की पराजय माना गया। इस पराजय का बदला लेने के लिए और अपनी प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए नेपोलियन थर्ड ने जो कार्य किए उससे सेडान के युद्ध का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब चलते हैं अगले युद्ध पे, जो कि है फ्रांस प्रशा युद्ध, जिसे सेडान का युद्ध भी कहा जाता है। फ्रांस प्रशा का युद्ध इतिहास के तर्क में निहित माना जाता है, अर्थात फ्रांस के साथ प्रशा का युद्ध होना ही था। वस्तुतः फ्रांस सेडोवा के युद्ध में हुई अपनी कूटनीतिक पराजय का बदला लेना चाहता था। दक्षिणी जर्मन राज्यों को एकीकृत करने के लिए प्रशा को फ्रांस के साथ युद्ध करना जरूरी था, क्योंकि इन राज्यों के ऊपर फ्रांस का प्रभाव था। नेपोलियन थर्ड ने पोलैंड से लक्जमबर्ग का क्षेत्र खरीदकर अपने सम्मान में वृद्धि करने की योजना बनाई, किंतु बिस्मार्क ने इस योजना को उजागर कर दिया। फलतः नेपोलियन थर्ड की इच्छा अधूरी रह गई। इससे फ्रांस में नेपोलियन थर्ड की आलोचना होने लग गई। अतः वह प्रशा पर विजय प्राप्त कर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के बारे में सोचने लगा। स्पेन के उत्तराधिकार के प्रश्न पर प्रशा व फ्रांस के बीच तनाव बढ़ा और इसी क्रम में अंततः युद्ध शुरू हो गया। दरअसल स्पेन की जनता ने लियोपोल्ड को शासक बनाने का प्रस्ताव रखा, किंतु फ्रांस ने इसका विरोध किया, क्योंकि लियोपोल्ड प्रशा के राजतंत्र से संबंधित था। वस्तुतः फ्रांस के नेपोलियन थर्ड को यह लगा कि प्रशा उसकी घेरेबंदी कर रहा है, इसलिए फ्रांस ने विरोध किया। इसी क्रम में नेपोलियन थर्ड ने दूत वेनेदती को प्रशा के शासक से मिलने के लिए अम्स नगर भेजा और उससे यह आश्वासन चाहा कि लियोपोल्ड स्पेन की गद्दी पर दावेदार नहीं रहेगा। प्रशा के शासक विलियम फर्स्ट ने इस बातचीत का सारांश तार के माध्यम से बिस्मार्क को भेजा, अतः इसे एम्स का तार कहा जाता है। बिस्मार्क ने इस तार को संक्षिप्त कर समाचार पत्रों में इस प्रकार प्रकाशित करवाया कि फ्रांस की जनता को अपने राजा का अपमान हुआ लगे और प्रशा की जनता को अपने राजा को अपमान हुआ लगे। अतः दोनों देशों में राष्ट्रवाद उग्र हुआ, एक दूसरे की आलोचना होने लग गई। अतः फ्रांस ने प्रशा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और बिस्मार्क की इच्छा पूरी हो गई। बिस्मार्क ने युद्ध से पूर्वी शत्रु को मित्रविहीन बनाने की नीति पर कार्य करते हुए यूरोपीय शक्तियों को फ्रांस से अलग थलग कर दिया। उसने रूस को क्रीमिया युद्ध में फ्रांस के हाथों हार की याद दिलाई और तुर्की साम्राज्य को काला सागर क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए प्रोत्साहित कर दिया। उसे युद्ध में तटस्थ रहने के लिए तैयार किया तो रोम प्राप्ति के मुद्दे पर इटली को तटस्थ किया। इसी तरह ऑस्ट्रिया के साथ की गई प्राग की उदार संधि के माध्यम से बिस्मार्क ने उसे अपना स्वाभाविक मित्र बताया और युद्ध में तटस्थ रहने को कहा और उससे तटस्थता प्राप्त भी की। सेडान युद्ध का परिणाम जानते हैं अब। इस युद्ध में फ्रांस की पराजय के साथ ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। वस्तुतः जर्मनी राज्य प्रशा के नेतृत्व में एक हुए। अब वर्साय के शीश महल में बिस्मार्क ने एक भव्य राजदरबार का आयोजन कर प्रशा के शासक विलियम फर्स्ट को एकीकृत जर्मनी का सम्राट घोषित किया। इस तरह आधुनिक जर्मन राज्य की जन्मभूमि वर्साय का राजमहल बना। बिस्मार्क ने फ्रांस को पराजित कर उसके साथ फ्रैंकफर्ट की संधि की। इसके तहत जर्मनी में फ्रांस के समृद्ध लौह खनिज संसाधन संपन्न क्षेत्र एल्सेस लॉरेन पर नियंत्रण किया और फ्रांस पर युद्ध हार जाने की एक बड़ी राशि आरोपित की गई। युद्ध में पराजय व अपमान से असंतुष्ट जनता ने फ्रांस में विरोध किया। फलतः नेपोलियन थर्ड के शासन व राजतंत्र की समाप्ति हुई
और वहाँ एक गणतंत्र की स्थापना हुई। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप रोम पर पिडमांट का नियंत्रण हुआ और इटली का एकीकरण पूरा हुआ। फ्रांस की पराजय व बिस्मार्क की नीतियों से प्रोत्साहित होकर रूस ने काला सागर क्षेत्र पर नियंत्रण का प्रयास किया और तुर्की पर हमला कर दिया। इसी क्रम में पूर्वी समस्या और जटिल हो गई। जर्मनी के एकीकरण से यूरोपीय रंगमंच एक नई शक्तिशाली जर्मन राज्य का उदय हुआ और यूरोपीय राजनीति का केंद्र बर्लिन हो गया। इसी संदर्भ में यह कहा गया कि सेडान के युद्ध ने यूरोप को एक स्वामिनी से वंचित कर दिया, किंतु दूसरा स्वामी प्रदान कर दिया। इस तरह जर्मनी को एक राष्ट्र बनाने की जो प्रक्रिया अप्रत्यक्ष रूप से नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा शुरू की गई थी, वह एक महान कार्य बिस्मार्क के हाथों 1870 में सेडान युद्ध में फ्रांस की पराजय के साथ पूरी हुई। जर्मनी के एकीकरण का परिणाम देखते हैं अब। इससे यूरोप का एक नया स्वामी जर्मनी बन गया। आज के लिए इतना ही। अगर ठीक लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।